चलिए फटाफट एक बार जय हिंद हो जाए और सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आ जाओ तेजी के साथ चैट में। सो वी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर। थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला आज हम सबका। एंड वी रियली फील प्राउड कि जिस तरह से यूपीएससी ने बेटा चीज़ों को मेंटेन किया है, इट्स रियली हैट्स ऑफ। अब असल मोटिवेशन होगा आपका पढ़ाई। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। तो फटाफट एक बार जय हिंद हो जाए सारे के सारे लोग, फिर लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। फिर तेजी के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। वन बाय वन टेक ऑल योर क्वेश्चंस। पहले कुछ बातें मैं अपनी रखूंगा, फिर उसके बाद पहले आप सबकी बात वन बाय वन सुनूंगा और ऑब्वियसली हम मिल के और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा। मैं आप सबको देख रहा हूँ, यू ऑल इज इन फ्रंट ऑफ मी। आप सारे के सारे मेरे सामने हैं। विशाल हैं, अमित हैं, देवांश हैं, राजकुमार हैं, विजय हैं, रामालोक हैं, आशीष हैं, प्रियांशु हैं, सतीश रजक हैं, निखिल हैं, अखिलेश हैं, कुलदीप हैं। आई जस्ट काउंट मेनी नेम्स। तो एवरीवन इज इन फ्रंट ऑफ मी। आई थिंक सारे के सारे अब मेरे को दिखाई दे रहे हो सामने। सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि इट्स अ गोल्डन टाइम इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आई होप इसमें कुछ बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम 18 अप्रैल वाला भी दिया होगा एंड ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट दैट कि हम सिचुएशन की बात कर रहे थे। एक बड़ा हैवी सा सिचुएशन ये चल रहा था कि सर बहुत बड़ा क्राउड था। अगर हम स्टेट बोर्ड को देखें, हिंदी मीडियम या जितने भी अदर स्टेट बोर्ड हैं, या इंग्लिश मीडियम को देखें, सीबीएसई को, आईएससी को, तो बड़ा प्रश्न चल रहा था। बच्चों में बहुत बड़ा भ्रम भी था। बट फाइनली ये होना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अभी चलो रिजल्ट जो होगा उसको लेकर मैं बहुत वरी नहीं हूँ। आप सबको भी ये समझा रहा हूँ, छोटे भाई हों, बहन हों, कोई भी हो, सबको बहुत वरी मत करना, क्योंकि बेटा फौज के लिए परसेंटेज कोई इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है। एनडीए के लिए क्लैरिटी आपको दे देना चाहता हूँ कि आपका 33% भी है बेटा, तो आपको यूपीएससी रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगी। उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। चिंता ये है कि आप यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। और उसके लिए हमें प्रॉपर ढंग से क्या करना होगा बेटा, तैयारी करना होगा। देखो अल्टीमेट एक बात हमेशा समझ लेना बेटा, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, कि एक संस्थान केवल आपको गाइड कर सकता है। अल्टीमेट बेटा मेहनत आपको करना है, भरोसा आपको खुद पे करना है, और यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो रवि बच्चा ऊपर है एंड लेट्स स्टार्ट विथ हिम। जैन सर। जैन भैया बताएं कहाँ से हैं रवि आप? जी सर, यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल। अच्छा बताएं रवि, क्या पूछना है बच्चा आपको? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, एंड ये टेस्ट जो होता है, टेस्ट 46 की भर्ती जो है, उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए और उसका क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होगा? आप क्राइटेरिया तो आप जान ही चुके हो। मैं जब लास्ट वीडियो लेके आया था TS45 का, तो आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था इस बात का कि जिस तरीके 10+2 नेवी बीटेक ने अपने आप को बोर्ड परसेंटेज और आईटी मेन एग्जाम पे बेस्ड कर दिया है, बहुत जल्द इंडियन आर्मी टेक्निकल, दैट मीन जिसको आप आर्मी TS एंट्री कहते हैं, वो भी इस प्रोसीजर को अपने अंदर लागू कर देगा। अल्टीमेट सर इसमें जी मेंस का क्या प्रोसेस मांगा जा रहा है? जी मेन का बेटा ये मान के चलो कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया हम लोग दिमाग में रख के चल रहे हैं बेटा, अप टू 70% आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जेई मेन के ही परसेंटेज का रोल अहम होगा, फिर उसके बाद आपके बोर्ड के परसेंटेज को कंसीडर किया जाएगा। एक चीज़ और आपको लोगों को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इवन इस बात को लेके कहा भी जा रहा था मेरे को, मैंने कहा देखो आप लोग टेक्निकल बात समझो थोड़ा सा। इंजीनियर बनने जाना है तो व्यक्ति इंजीनियर थॉट प्रोसेस का होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है ओवरऑल। और ये इंडियन आर्मी और नेवी तो बहुत पहले समझ गई थी, इसलिए उसने पहले ही मेन को कर लिया था। हाँ, इससे बेटा नंबर ऑफ सीट्स भी अब घट जाएंगी। जैसे कि आपको बताऊं कि लास्ट टाइम अगर हम नेवी का बीटेक का रिकॉर्ड देखें, आप मेरा वीडियो देखे हो 10+2 नेवी बीटेक वाला, तो केवल 900 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया बेटा, और जिसमें उन्होंने कोशिश की अपनी 80-85 सीट भरने का। तो आर्मी के लिए हमारे को जो प्रोजेक्ट दिया गया अभी, ये भी बता रहे थे कि 1800 से लेकर 2000 तक ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप लाजमी सी बात जान रहे हैं बेटा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई जाएगा। बट जो इसमें क्लैरिटी हम लोगों को अभी तक दी गई इंडियन आर्मी को लेकर के कि मेन में अप टू 70% तक का आपका जो है परसेंटाइल क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर बोर्ड में भी आपका 75 और 80 से अबव है तो आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब तो एक बात देखो ध्यान में रख लो, अगर टीएस की आज के डेट में हम बात करें तो जैसे अब हम लोगों के जो फाउंडेशन प्रोग्राम में बच्चे जुड़े रहते हैं एनडीए फाउंडेशन से, कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी पढ़ाई हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, या इवन इंग्लिश, जीएस भी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है बेटा कि उनको एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेन से भी, कुछ अंतर है नहीं। मेन स्टैंडर्ड मैथ का भी है, हाँ थोड़ा फिजिक्स का स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड लो हो जाता है, बट हमने पढ़ाई कोशिश की है वो स्टैंडर्ड बच्चों को देने का, जिससे कि मेन के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि अब पढ़ाई का स्तर बेटा अपग्रेड हो गया, अब इसको आप डिग्रेड कंडीशन में नहीं ले जा सकते। अब एनडीए इज इक्वल टू आईटी मेन हो गया, ये आप लोग अब जहन में सेट कर लीजिए, और उस लेवल तक के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना होगा और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना होगा। तो अब यही कह लीजिए कि सीट्स थोड़ा सा रिड्यूस होंगी।
और अब मेजर जो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है बेटा एनडीए फोकस्ड है तो एनडीए पे ही ज़्यादा ख्याल लगाइए। हाँ, अगर आप मेन में अपीयर हो रहे हैं तो आप आर्मी टीएस और नेवी टीएस के भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एग्जैक्ट आपका क्या प्रश्न है रवि? जी सर, मेरा 75% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस मेन के एग्ज़ाम में बैठना होगा, लेकिन हमको तो यही नहीं क्लियर होता है मेन का एग्ज़ाम होता कब है। साल में 8 बार तो एग्ज़ाम कराते हैं इसका, कभी जनवरी में कर रहे हैं, कभी फरवरी में कर रहे हैं, बड़ा शेड्यूल हौच पौच हो गया है। तो ये भी एक कह लो कि भी पूरी तरह से क्लैरिटी आने में दिक्कत फंसी हुई है। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो अप्रैल और मई में मेन का एग्ज़ाम था वो अभी तक हुआ ही नहीं है। जानकारी है इस बात का आपको? जी सर, मैंने दिया था सर, फरवरी वाला दिया था। फरवरी कितना परसेंटाइल बना बच्चे उसमें? जी सर, उसमें तो ऐसा ही लमसम 40 के करीब में आया था सर। वो थोड़ा सा आपका डाउनफॉल गया है। नहीं, उधर भी बच्चा अच्छा स्कोर करना हो। चलिए दिमाग से हटाइए, अभी मेन आप एनडीए पे अपना फोकस बढ़ाइए बेटा, एयरफोर्स पे बढ़ाइए, नेवी पे बढ़ाइए, कोस्ट गार्ड पे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू। लेट्स कम टू विजय। विजय कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। सर मैं एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बढ़िया। कहाँ से हो बच्चे विजय आप? बिहार गोपालगंज से हूँ। बढ़िया, बिहार से हैं आप। बताइए बच्चा। हाँ सर। सर मेरा फॉर्म नहीं भरा पा रहा है क्योंकि मेरा एज उतना है कि ख़त्म कर दिया है। 2002 है मेरा और 2003 वाली फॉर्म भर सकते हैं। जी, एनडीए वाला। हाँ सर। चलिए देखो, इस सर मैं अब आगे क्या करूँ डिफेंस में? आंख बंद करके आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर बढ़ो। अगला फॉर्म एयरफोर्स का आ रहा है उसको भरो, इंडियन नेवी का फॉर्म आने वाला है उसको भरो। बाकी तो सारे सर वो हो जाएगा ना, एयरफोर्स का फॉर्म हो जाएगा ना? 19 साल का हो गया हूँ। नहीं, उसके लिए आप कितना है? 19। आप एलिजिबल हैं बेटा। एयरफोर्स का दिक्कत, एयरफोर्स में दिक्कत होता है 20 साल के बाद का, ठीक है ना। 19 साल तक का कोई दिक्कत नहीं है, तो 20 साल तक का आपका एलिजिबिलिटी है। तो आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। एक और बड़ा भ्रम इस देश में चलता है, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दो बेटा। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए का अगर आप मैथ फिजिक्स का स्टैंडर्ड देखेंगे बेटा और इंग्लिश का, तो इतना कोई अंतर नहीं है यार। सारे वही टॉपिक मैथ के हैं, सारे वही फिजिक्स का। अल्टीमेट बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो केवल एक चीज और नीड आपको करता है कि आप अपना कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन को अप्रोच करिए। अब उसमें दिक्कत क्या आता है कि लाजमी सी बात है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का स्टैंडर्ड है आपका, तो आप प्लीज उसकी किताब लेके हम कैसे उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एनडीए वाला हम नहीं कहेंगे करने के लिए आपको, क्योंकि जरूरी है कि आप एनडीए का क्वेश्चन का लेवल अलग है, कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन का लेवल अलग है, क्योंकि वहां टाइम का भी अंतर है, क्वेश्चन का भी अंतर है, बहुत सारा अंतर है। लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं होता है। वो तो ठीक है, अलग अलग आदमी कमाने के लिए अलग अलग बताता है, पता चला एयरफोर्स की अलग किताब बना रहे हैं, नेवी की अलग बना रहे हैं, कोस्ट गार्ड की अलग बना रहे हैं। नहीं भैया, तीनों का स्टैंडर्ड एक ही है, कोई अंतर ही नहीं तीनों में। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं बार बार आके कहता हूं कि आईएनएस चिल्का में ही नेवी वाले भी जा रहे हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भी जा रहे हैं। अलग कौन सा चले जा रहे हैं? जब एक ही एकेडमी में एक ही जगह तो कोई बहुत बड़ा सिलेबस का अंतर होता है क्या किसी? कुछ नहीं, सब एक ही पैटर्न पे टेस्ट किए जाते हैं, एक ही पैटर्न पे ट्रेन किए जाते हैं सारे बच्चे, ठीक भैया। तो अगर आपको जरूरत होगी तो आप पब्लिकेशन से बुक लेके प्रैक्टिस करिए और कोई दिक्कत नहीं। बाकी तीनों फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है भैया? यस सर। चलिए भैया, टेक केयर भैया, थैंक यू वेरी मच। नैतिक से कनेक्ट करिए। जैन सर। जैन भैया, जय हिंद। हाउ आर यू नैतिक? सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया बच्चा, बताएं क्या प्रश्न है भैया? सर ये जो एज वाला सर है, तो ये 1 जनवरी से लिया जाता है या जो मतलब मंथ है मेरा बर्थ का उससे लिया जाता है सर? मतलब जैसे मेरा 30 सितंबर 2003 है सर, तो उससे वो 1 जनवरी से लिया जाएगा, सितंबर से लिया जाएगा? इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप समझे नहीं बात को। दो ऑप्शन आता है बेटा, कोई भी फॉर्म का जो डेट स्टार्ट होता है 2 महीने, एक होता है जनवरी में, दूसरा होता है जुलाई में। जिसका भी 2 एंट्री होगा उसका 2 ही डेट होगा, एक जनवरी होगा एक जुलाई होगा। तो जनवरी के बाद है सितंबर, तब भी एलिजिबल है, और जुलाई के बाद है तब भी एलिजिबल है, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? तो वैसे जो अगला फॉर्म आएगा जो मतलब 2022 में अप्रैल वाला जो पेपर होगा, तो सर उसमें हम एलिजिबल होंगे कि नहीं? जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 2003 है सर, तो आप एलिजिबल है, अगला जुलाई आएगा। है सर। और एक चीज है सर, तो इसका एज क्या है सर? 19.5 है या 18.5 है सर? 18.5 होता है बेटा। हमेशा जान लेना कि फॉर्म फिलिंग डेट और ज्वाइनिंग डेट में 1 साल का डिफरेंस होता है। तो आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट होता है भैया 1 ईयर बिफोर हो जाता है। मतलब जो आपको 16 से 19.5 दिखता है वो अचल में 15.5 से 18.5 होता है, मतलब 15.5 to 18.5। आप लोगों को ये भी एक बात पता होनी चाहिए कि आप 12th से, अगर आज नैतिक आपका मतलब 10+2 कब हुआ बच्चा? सर 2020 में सर। अब सोच लीजिए, अब 2020 से कहानी शुरू करता हूं। आपको पता है 2019 सितंबर वाला चांस आपने मिस किया। 2020
अप्रैल का चांस जो कि टलते टलते कहां चला आया था, सितंबर में, और फर्स्ट सेकंड ज्वाइन, क्या वो वाला दिया था आपने? नहीं सर। 2 चांस वो गया, 1 चांस हो गया, 3 चांस हो गए। अब आ जाओ 18 अप्रैल 2000 जो है 21 में, 18 अप्रैल वाला दिया आपने? यस सर। चौथा चांस, और ये सितंबर वाला हो गया 5वां चांस, फिर इसके बाद एक बार छठा चांस, आप मतलब 6 चांस तो मिनिमम आपको मिल ही रहे हैं नैतिक। अब दुख का बात यह कि बेटा 3 चांस आप मिस कर चुके हैं ऑलरेडी अपना, केवल जानकारी के अभाव में। इसलिए तो बच्चों के ऊपर हम लोग बड़ा फोकस तरीके से कह रहे हैं कि भैया अगर एक्टिव होना है तो प्लीज 10th के बाद एक्टिव हो जाइए, क्योंकि 10th के बाद 11th के बाद आप एलिजिबल हैं। ये केवल इकलौता एग्जाम है डिफेंस का, एनडीए का बेटा इंडिया में, जो आपको 11th के बाद ही एलिजिबल कर देता है। और 12th के दौरान, मतलब 1 साल, जो 11 से 12th 1 साल तुम पास करते हो ना, उसके दौरान आपका 2 चांस चला जाता है। लेकिन अब ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है, हर बार आके कहता रहे तो तब तक डिले। और मैं अब चाहता भी हूं कि सब फाउंडेशन से जुड़ जाए एनडीए के। रीजन क्या है? क्योंकि अब बच्चों को अगर आर्मी टीएस और नेवी टीएस भी देना है तो उनका केवल स्कूल से काम चलने वाला नहीं, उनको हमारे पास आना पड़ेगा और उस लेवल का गाइडेंस लेना पड़ेगा जो उनको मेन के लिए भी एलिजिबल बनाए, एनडीए के लिए भी एलिजिबल बनाए। तब जाके 2 एनडीए के चांस, 2 आर्मी टीएस के, 2 नेवी टीएस के, 6 एसएसबी साल भर के अंदर बच्चे को बेटा मिल पाएगा। ये तो केवल कमीशन का बात कर रहा हूं मैं, वही नॉन कमीशन का बात कर लीजिए तो एयरफोर्स का 2 चांस हो गया, नेवी का 2 चांस हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड का 2 चांस हो गया। अगर थोड़ा दिमाग और भगवान दिया, आर्मी टेक्निकल वगैरह बढ़ा ले अपने आप को, तो 2 चांस वो भी सरप्लस हो जाता है। तो 8 चांस हो गया, 6 चांस हो गया, 14 चांस होता है बेटा 1 साल के अंदर। अगर कोई, और सबके लिए सेम सिलेबस, सेम फिजिकल, सेम मेडिकल, कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन बस वही है, जानकारी का अभाव हो जाता है नैतिक, लोगों का डिले होता चला जाता है। बट ध्यान दो कि इस बार जम के मेहनत करो बेटा। रिजल्ट आ रहा, क्या आशा है 18 अप्रैल वाले में? कुछ तैयारी हुआ था बढ़िया? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंट है इसको लेके? यस सर, इस बार हो जाएगा सर। चले, बहुत बढ़िया बेटा। अब जब मौका मिले तुरंत ऑफलाइन अब पहुंचो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई केवल रिटर्न तक का नहीं रह गया बेटा। नैतिक, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी टू, बिकॉज इफ रियली वांट अ कमीशन कैटेगरी थ्रू द एसएसबी, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, वो चीज चाहिए आपको। चलिए नैतिक, क्लियर हो गया आपको डाउट बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि किशन कुमार। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद। बताए बच्चा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मान लेते हैं कि रिटेन क्वालिफाई कर दिए, ठीक है, और एसएसबी क्वालिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो सर एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर से रिटेन क्वालिफाई करके एसएसबी क्वालिफाई करना होगा? बिल्कुल, किसी भी एग्जाम में आपका प्रोसेस पूरा स्टार्ट से स्टार्ट होता है। दैट मीन फिर रिटर्न जाएंगे, देन यू विल गो फॉर द एसएसबी। सबसे पहली बात, रवि किशन, ये दिमाग में ही क्यों आता है बेटा कि हम नहीं कर पाएंगे? ये किसने कहा? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम मतलब अपने थोड़ा सोच रहे थे वही। नहीं, मत सोचिए, ऐसा सोचिए कि इस बार आप जरूर निकालेंगे। आपने अभी किशन को सुना, he was just trying to focus because he came in June, he is very late actually, but he is willing, sir I need to qualify in any case, तो that's all the focus बेटा। ये चीज़ चाहिए, ये जज्बा चाहिए। ये हम सोच के बैठेंगे कि मेरे से हो पाएगा। I remember the time I mentioned in every video when I came in starting after 10th standard, I studies completely in the village area। पूरा गांव में पढ़ाई हुई भैया, 10th तक पढ़ा और प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। और हिंदी में पढ़ाया जाता था, ये भी बात हम खुल के कह रहे हैं। अब हिंदी में पढ़ाया जाता था इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने में कमजोर थे, हम पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन अब अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं आते हैं। आई रिमेंबर कि आई केम इन 11th स्टैंडर्ड फॉर द इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद शहर में आया। 11th में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, टेस्ट क्वालिफाई कर गए। टेस्ट तो कर ही जाते क्योंकि दोनों भाषा में था, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी वाला तो भाई सुपरस्टार थे, तो उसमें तो अच्छा मार दिया, 85-90% उधर हो गए। फिर इंटरव्यू का नंबर आया, तो इंटरव्यू आया तो संजोग से हमारे पास केमिस्ट्री के टीचर हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमसे पूछे कि बताओ बेटा व्हाट इज एटम। अब जिंदगी में परमाणु के अलावा कुछ सुने रहे हो तो जाने। अब भाई सुना ही नहीं तो कहाँ से आ जाए मेरे को। बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। अब कभी जिंदगी में अणु के अलावा कुछ सुने रहे हो तो समझ में आए ओवरऑल। तो मैं झेप गया, बट वो मेरी बात को अंडरस्टैंड किए और वो समझ गए कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। फिर मेरे को उन्होंने हिंदी में उस चीज़ को पूछा एंड आई वाज एबल कंप्लीटली टू एक्सप्लेन इट। व्हाट आई वांट टू टेल यू विद दिस, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि शायद वो दिन था, देन आई डिसाइडेड कि मेरे को सबसे ज़्यादा कमांड किसी लैंग्वेज में लाना है तो दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, और मैंने उसी पे काम किया एंड इट्स चेंज एवरीथिंग बेटा। नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, इट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट एंड कॉन्फिडेंस यू हैव टू गेटिंग समथिंग इन द लाइफ। किसी चीज़ को पाने का जज्बा। सोचो हमको कितना अच्छा लगता है वो मोटिवेशनल कहानी सुन के, कितना अच्छा लगता है उन लोगों को सुन के, देख करके जो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेते हैं, कितना स्ट्रगल, कितना एफर्ट ग्राउंड लेवल से वो करते हैं। तो क्या वो केवल पढ़ने के लिए है बेटा? तो आप भी मत समझिए इस बात को, आप भी रियल हीरो बनने जा रहे हैं। कोई रियल हीरो की लड़ाई नहीं है, और रियल हीरो की लड़ाई में रियल आदमी ही जीतेगा। और रियल आदमी वो होता है जो किसी भी चीज़ में
इम्पॉसिबल नहीं, हमेशा पॉसिबल तलाशता है और प्रयास करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रवि हम नेगेटिव ना सोचे बेटा, हम ये सोचे नहीं सर आई चेंज माई पर्सनैलिटी, आई चेंज एवरीथिंग सर, एंड यू कैन, आप कर सकते हो, बस बेटा वो डिसाइड करने का आपको ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि हम डिपेंडेंट हैं, डिसाइड नहीं, डिसाइड कर लो सब बदल जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम, प्योर हिंदी भाई नहीं आती थी, एक शब्द अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, कैसे बोलूँ आप लोगों को, बट समय है, मेहनत है, प्रयास है, सब कुछ अच्छा हो गया तो आप भी कर लेंगे रवि। और ये आपका एग्जाम्पल नहीं रवि, ये प्रश्न का जवाब मैं केवल आपको नहीं दे रहा हूँ, यहाँ आप बैठे हुए हैं 500 के ऊपर बच्चे, बट मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे बेटा कि सबके लिए यही बात लागू होती है, एक व्यक्ति के लिए ये बात नहीं लागू हो रही है, सबके लिए ये बात लागू हो रही है। आप भी डिसाइड कर लेंगे बेटा तो कर ले जाएंगे। करना क्या है, अरे कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन करो, किताबें ले आओ, मिरर सामने रखो, प्रैक्टिस करो। अरे प्रयास करने वाले को तो यार ऊपर वाला लग जाता है। आप कोई रास्ता तय करना शुरू कर दें जिंदगी में, अगर 10 किलोमीटर है बैठ के सोचेंगे 10 किलोमीटर है 10 किलोमीटर है, कभी जा पाएंगे कि आप निकल पड़े 4 किलोमीटर तो रास्ते में कोई पानी भी पिलाता है, और 2 किलोमीटर कहीं और मिल जाता है तो लोग उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और 1 किलोमीटर फिर रास्ते में कोई मिलेगा गुड़ पानी भी पिलाएगा, और इस तरह यात्रा क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी। अरे निकलो तो सही। ये क्यों कहा जाता है केवल बाधा ही आती है जब आप किसी लक्ष्य की जीत की ओर निकलते हैं। लक्ष्य की जीत की ओर निकलिए बेटा, बाधा नहीं आती है, ऊपर वाले का सपोर्ट आता है, साहस आता है, आत्मविश्वास आता है और आपको आगे ले जाता है। उनके पास आत्मविश्वास नहीं होता जो प्रयास नहीं करते जिंदगी में कभी। तो प्रयास करिए, ठीक है बेटा, आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो हारिए मत, आप में जज्बा है, आप रिटर्न भी निकालेंगे और एसएसबी भी बेहतर कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चा। सर एक और क्वेश्चन थी, मान लेते हैं कि एनडीए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो हम चाहे तो एयरफोर्स का भी फॉर्म भर के उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वही हाल है बेटा, तुम आईआईटी की इतने स्टैंडर्ड तैयारी में बैठे हो, तुम्हारे लिए क्या है एयरफोर्स में भी, हलवा है बेटा। कभी पेपर लगा के देखो, तुमको हंसी खुद ही अंदर से, एक दिन शौक लगे तो तुम एयरफोर्स की किताब उठा लेना, मैथ वाला और फिजिक्स वाला, तुमको खुद ही हंसी आएगा अंदर से कि इसमें तो एक एक क्वेश्चन ऐसे में 30-30 सेकंड में मारता चला जाऊंगा लाइन से। सब बहुत आसान है, यही सारा का सारा। एनडीए इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड बेटा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस स्टैंडर्ड, नो क्वेश्चन फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, मतलब आप स्टार हो उसके लिए। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये खतरा भी है, अगर एनडीए के कैंडिडेट एयरफोर्स में कूद गए तो एयरफोर्स वालों के लिए खतरा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, बिकॉज योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओवरऑल एटीट्यूड इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपका सब कुछ बहुत अलग है बेटा। तो आप जब जाते हो तो एक अलग सेंस ऑफ मेच्योरिटी दिखती है एयरफोर्स में, और उसके कंपटीशन का लेवल हाई, और हाई ही हो गया। जो कट ऑफ 27-29 जाया करता था एक्स का, अब 44 पहुंच चुका है। भगवान न जाने इस बार जाके 47-48 तो 50 टकरा जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, कहीं नहीं कहीं एनडीए वाले थोड़ी बहुत घुसपैठ मारना क्या कर दिए बच्चा, स्टार्ट कर दिए हैं। नहीं तो एयरफोर्स वाले देते 27 के ऊपर कभी गया नहीं थे, कि एक डबल कैसे हो गया। तो यही सब कारण हो रहा है कि एनडीए वाले एंट्री अब मार रहे हैं हर जगह। और ठीक है, कोई एग्जाम देने में बुराई नहीं है, सफलता लेना न लेना, आई नो माई लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर फोकस्ड फॉर द एनडीए प्रिपरेशन, बट पहले उन्होंने एग्जाम दिया। परिवार की स्थितियां हर आदमी को होती है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आती है तो इंसान क्यों छोड़ना चाहेगा भाई, हर आदमी ले लेता है। बट आई हैव मेनी एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी कि 2 साल बेटा एयरफोर्स का ट्रेनिंग का चला, 28 महीने ट्रेनिंग चलता है एक्स वाला बच्चा। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीसी एंट्री एक होती है, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री होती है, जब आप फौज में जाते हैं 2 साल बाद आप दे सकते हैं ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट। अब डेट ऑफ इनरोलमेंट का मतलब ये हुआ जैसे 10 जुलाई की इनरोलमेंट लिस्ट आ रही है एयरफोर्स वालों का, तो इसी डेट से इनका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ईयर गिनना। इसके बाद ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर बेलगाम में रहेंगे, फिर बैंगलोर जाएंगे, स्पेशल ट्रेनिंग करते करते ट्रेनिंग कंप्लीट 2 साल बीत जाता है, और ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बच्चा आया, फॉर्म भरा, एसीसी का एग्जाम दिया, और फाइनली उसने कभी एयरफोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। एयरफोर्स के, आर्मी के ऐसे मेरे कितने एग्जाम्पल हैं, उन्होंने कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं किया, वो सीधा जा करके जो है कमीशन कैटेगरी में एससीसी के थ्रू जो है आर्मी एससीसी आर्मी कैडेट कॉलेज में ऑफिसर्स बन गए बेटा। तो ये चीज़ भी देखने को मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बच्चे हैं जो अलग अलग कीर्तिमान रस्ते रहते हैं, उनका इतिहास मैं देखता रहता हूँ। एक आध इंटरव्यू भी लाने वाला हूँ एससीसी स्पेशल में, जिसमें भास्कर ऑल इंडिया टॉप किया था, हमारा बच्चा था, तो हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं उसका इंटरव्यू, उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे एक बच्चे ने अपना सपना पूरा किया कमीशन का एक अलग रास्ता होते हुए भी। ठीक भैया, तो रवि घबराई मत, कर ले जाएंगे, ठीक बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू रवि जी। जी आयुष जी, हेलो भैया आयुष, जैन बच्चा, जैन बोलो बच्चा, क्या प्रश्न है आपका। सर यूपी बोर्ड से हैं तो अभी सर थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं समझने में, लेकिन क्लास बहुत अच्छे से चल रहे हैं। धन्यवाद। तो वही सर जी जी, तो क्या सर मतलब हिंदी अंग्रेजी का आपका इशू आता है आयुष। ये सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, सब कुछ बोर्ड में क्लासेस हिंदी में चली तो थोड़ा इंग्लिश में, लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं सर। मैं जानता हूँ बेटा, ये पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों का दिक्कत है।
इवन बिहार बोर्ड के बच्चों का भी दिक्कत है, जितना भी हिंदी मीडियम से आता है। चैलेंज थोड़े होते हैं बेटा, बट प्रयास ही कर सकते हैं आयुष, और नेगेटिव बात तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेहनत करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदी मीडियम वालों की हिंदी में मिले चीज़ें, कोशिश तो करते ही हम लोग। टीचर सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हुई सर, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, नहीं कोई बात नहीं, हम आपके लिए और सर लोगों से बात करेंगे आयुष कि थोड़ा आप पे और ध्यान दिया जाए, और आपके डाउट्स हैं जो और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लिए जाएंगे और आप पे मेहनत किया जाएगा। आप चिंता ना करें आयुष, ठीक है बच्चा? ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चा। सर डिफेंस में EWS लगा सकते हैं? नहीं बेटा, EWS कैटेगरी इज ओनली इंट्रोड्यूस इन इंडियन कोस्ट गार्ड। एक बात और ख्याल रखना, इस देश में बेटा जब फौज को देखते हो तो 3 तरह की फौज दिखाई देती हैं। उसमें सबसे पहले आती है आपकी आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस इसलिए बेटा क्योंकि उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इंट्रोड्यूस होती हैं। सेकंड जो कैटेगरी हमारे सामने आती है बेटा, दैट्स कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि सेंट्रल फोर्सेस कहलाती हैं। और तीसरी जो कैटेगरी आती है दैट्स कॉल्ड बेटा स्टेट पुलिस। तीनों में बड़ा अंतर है यार। व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देश की वायु सुरक्षा या कोई बड़ी आपदा या किसी बड़ी परिस्थिति में जो है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट देश में बहुत सारे बेटा इंटरनल इश्यूज भी होते हैं जिसको सेंट्रल डायरेक्ट कमांड करना चाहता है। बहुत सारे सेंट्रल की प्रीमाइसेस हैं जो कि स्टेट के अंदर हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, बहुत सारी सेंट्रल की चीज़ें हैं जो कि स्टेट के अंतर्गत हैं। तो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से उनको सिक्योरिटी दे। बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे वो आप बात करें पाकिस्तान बॉर्डर की, बांग्लादेश बॉर्डर की, जिसमें आप BSF को देख पाते हैं, चाहे आप ITBP की बात करें, दैट मीन आपका भूटान हो गया, उधर पूरा का पूरा चीन हो गया, नेपाल हो गया, चाहे आप SSB की बात करें, सशस्त्र सीमा बल की, तो ये आपके बॉर्डर फोर्सेस हैं बेटा जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। बट बॉर्डर को सुरक्षित किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सुरक्षित किया CISF के माध्यम से। बहुत सारे और भी हैं जैसे NIA हो गया, ठीक है ना, अब ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, SSF होता है आपका, सेक्रेटरियाट की जो है स्पेशल फोर्सेज होती हैं बेटा, असम राइफल है आपकी, ये भी फोर्सेज आती हैं बेटा जिनका रोल होता है सिक्योरिटी देना, जितने भी हमारे सेक्रेटरियाट हैं या बड़ी पोजीशंस पर जो लोग हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर नक्सल इशू है, देश के अंदर अलग तरह के माओ इशू हैं, जहां असम राइफल को लगाया गया, CRPF को लगाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक अलग फौज बना रखी है, आर्मी एयरफोर्स ने भी एक अलग तरह की फौज है, और स्टेट पुलिस को आप समझ रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि आर्मी एयरफोर्स नेवी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन फैक्टर नहीं यूटिलाइज होता है। लेकिन जब वहीं हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं और हम बात करते हैं स्टेट पुलिसिंग की, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो आप पूछते होंगे EWS शब्द आपके माइंड में आया कहाँ? तो ये बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड से आप लेके आए। आपको पता होना चाहिए कि पहले इस देश में केवल भैया इंडियन नेवी थी, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसा कोई शब्द था ही नहीं इस देश के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने एक समय बात कहा कि हमारी जिम्मेदारी देश की वायु सुरक्षा करना है सर, हमारी जिम्मेदारी सामान ढोना, चोर पकड़ना, लुटेरा पकड़ना, दैट्स नॉट माई जॉब, आई एम हियर टू सिक्योर माई कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। तो इंडियन नेवी ने कहा, तो 1962 में पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड को जन्म दिया गया, जो बेटा पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है। तो आप समझिएगा कि सेंट्रल फोर्सेस में ये सब हो सकता है, लेकिन डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑप्शंस आपके पास नहीं है। पाउडी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम एग्जैक्टली, व्हाट्स योर नेम यार, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम तुम लोग डाल देते हैं मेरे को। व्हाट्स योर नेम? पवाड़ी कनाल सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ सर। Okay, that's really very good and thank you so much। महाराष्ट्र के बच्चे बहुत अटैच रहते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मुझे दुख होता है, इंडियन नेवी वाले थोड़ा और फास्ट क्लैरिटी दे दें तो बेचारे खुश हो जाते हैं पूरी तरह से। चलो आपका प्रश्न क्या है बताएं। सर मैं टेंथ का मेरा कन्नड़ा का सब्जेक्ट था सर। और 10th के बाद मैं महाराष्ट्र में इंग्लिश साइंस ले आया हूँ सर। अभी ये साइंस मेरा मराठी में चल रहा है सर। अभी वो NDA का मैं फॉर्म भरा हूँ सर। और MKC के लिए मैं 1 महीना हो गया सर, MKC में ज्वाइन हुआ हूँ। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 20 मार्च 2004 है सर। मैं NDA के फॉर्म के लिए कब तक एलिजिबल रहूंगा सर? अभी तो आप पे काफी चांस हैं, दैट्स नॉट इशू, 3 चांसेस। सर मेरा 12th कंप्लीट नहीं हुआ सर, सिर्फ 11th कंप्लीट हुआ है। और 11th पे कोविड वजह से सिर्फ आधा ही हुआ है सर। और जो मैडम मैथ्स पढ़ाते हैं ना, वो हमारे ऊपर से निकल जाता है सर।
तो राइट नाउ इन 11th अभी किस स्टैंडर्ड पे हो आप? हमारा स्कूल का क्लास नहीं हो पाया था सर। एक्चुअली यू कनेक्ट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इनका बच्चे का रजिस्ट्रेशन होते हैं बेटा। यू नीड टू शिफ्ट ऑन द फाउंडेशन बैच। बेसिकली यू आर डूइंग क्लास इन हिंदी मीडियम और इन इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम सर। Okay, not an issue. फॉर इंग्लिश सर। We have a special foundation batches for you beta, where we run the both thing. We do proper subjective classes and equally we do properly जो है NDA syllabus 2. We cover both thing in proper way. तो exactly you came in a different classroom. So we are just noting down your enrollment number and will transfer you very soon in the foundation batch where you get the proper board syllabus 2 like 11th standard and 12th standard. So don't worry, in that class you will get the complete satisfaction. There you will get everything from the very ground, because the classes right now going on in this class actually it's after 12th standard na, the candidate coming for the NDA preparation. So right now you don't need only NDA, you need foundation and NDA both together. आपको उधर दोनों चाहिए होगा, ठीक है? तो नॉट इशू, अभी मेरी बात हो गई है। दे विल ट्रांसफर इन दैट बैच एंड यू फील वेरी गुड देयर। आपको उधर बिल्कुल अच्छा लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस विकास, जस्ट कम ऑन द स्क्रीन। ठीक है विकास, आप आ जाइए बेटा। सर जय हिंद बच्चा, जय हिंद। हाउ यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं सर? फाइन। बताइए क्या प्रश्न है विकास आपका? सर मैं 1 महीना पहले एक कोर्स ज्वाइन किया हूँ मैं MKC का, NDA का। तो सर क्या इस बार NDA क्लियर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो इतनी देर से विकास, कितनी देर में तुम ज्वाइन किया ऑनलाइन? इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ, फटाफट रिकॉर्डेड वीडियो पे काम करना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। साला तुम जो कर सकते हो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बस ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है सर। एक दिन लग जाओ बेटा, अपने आप सब टॉप पे जाएगा, कुछ रुकने वाला नहीं है। एक दिन बैठो और अपने दम पे आप एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ के क्लियर करो, उस पर बेस्ड जितने सवाल दिए हैं एक दिन लगा के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि अगले 30 दिन में आप पूरा का पूरा सिस्टम पलट के रख सकते हो। बस जरूरत है बेटा कि आप प्रयास करें। वंस यू ट्राई यू जस्ट चेंज एवरीथिंग, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। MKC टेस्ट प्रेप ऐप है ना सर? बिल्कुल टेस्ट प्रेप ऐप है, उसको जाओ फटाफट, पहले टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करके वहां जो डेमो दिया है डेमो देख के प्रैक्टिस कर लो। तुमको जमता है तो फिर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसमें से संभावना रहता है क्वेश्चन मतलब कि लड़ने का NDA में? बिल्कुल बेटा, हम वही कलेक्शन बनाते हैं। अच्छा एक बात मुझे विकास पूछना है आपसे, मेजर कलसी क्लासेस सुबह शाम तक किस कोर्स के लिए काम करता है, किस इंडस्ट्री के लिए काम करता है? डिफेंस के लिए सिर्फ। आपको और कुछ आता ही नहीं यार, तो हम जो भी बनाएंगे जो भी करेंगे किसके लिए बनाएंगे विकास? डिफेंस के लिए सर। अब ऐसा थोड़ी ना बेटा हम बैंक SSC चलाते हैं, ITPMT चलाते हैं, वो चलाते हैं, हमें कुछ नहीं आता बेटा। हम शुरू से अंत तक जो भी है यही है। ऐसे एक मैथ का बुक मंगाया था, वो ओल्ड आ गया सर, पुराना ओल्ड वर्जन। अभी तो इस बीच आपको लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे देश को मेजर कलसी देने वाला है। मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि MKC पब्लिकेशन ऐसी किताबें लॉन्च करने जा रहा है। ये जो छुट्टी हुआ है इसका अगर देश में नुकसान हुआ तो कुछ फायदा भी हुआ है। फायदा ये हुआ कि हम लोग पहली बार बैठ के कुछ ऐसा काम कर पाए हैं बच्चा, जो देश के बच्चों के लिए वाकई, मेरा मतलब बचपन का ये सपना था कि इस तरह का किताब मैं बना पाऊँ जो देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो बहुत जल्द वो लेके मैं आप सबके सामने आने वाला हूँ। मैथ का किताब हम लोगों ने तैयार किया है बेटा 1600 पेज का। कितना? 1600 पेज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बस वो ब्रह्मांड है, उसके बाद कोई ऑप्शन रहे हुए नहीं जाएगा। वो जो पढ़ लिया हम लोग ठोक के बोलेंगे 100% क्वेश्चन उसी किताब का आएगा। और इस चीज़ का कोई ऐसा नहीं कि मेजर कलसी की क्लासेस की तरफ से बैठा हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, ये तुमको एक कॉम्पिटिटर के तौर पे भाषा बोल रहा हूँ कि उसमें हर वो चीज़ हमने ला के रखा बेटा। और किताब का जो मेन थीम हम लोगों ने बनाया कि समझिए ऐसे जैसे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट तो पूरा रखा ही विथ एग्जाम्पल, लेकिन इस बार जो हमने एक्सरसाइज अरेंज किया वो जब कॉन्सेप्ट का आप सब टॉपिक पढ़ रहे थे, मान लीजिए कोई आपका टॉपिक है, टॉपिक मान लीजिए आपका सेट थ्योरी है या टॉपिक आपका फंक्शन है बेटा, तो फंक्शन पे आपको पता है कि 8 तरह के फंक्शन होते हैं, मतलब आपके 8 सब टॉपिक होते हैं। अब बच्चों का दिक्कत क्या होता है, पढ़ तो लिए, अब एक दिन में 8 सब टॉपिक तो पढ़ेंगे नहीं आप, ज्यादा 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। अब लाजमी सी बात है सवाल लगाने गए, अब वो मिसलेनियस है तो पता चला वो छठवें सब तो एक फंक्शन पे बेस्ड है, बच्चा लगा ही नहीं पा रहा। या तो टीचर में गलती है या तो हम में गलती है, बच्चा सोचता है, बट असल में गलती कहीं नहीं, गलती फॉर्मेट में है। तो हमने क्या किया कि हर सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन बंटवा दिया पूरा का पूरा, कि पहला सब टॉपिक है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा सब टॉपिक है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा सब टॉपिक है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, चौथा है उस पे बेस्ड, और अंत में पूरा सब टॉपिक वाइज दिया, फिर मिसलेनियस दे दिया और फिर बाकायदे प्रीवियस ईयर दे दिया। अब इतना करने के बाद फिर सारा ऑप्शंस खत्म हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। सूरज बच्चा फटाक से ओके करो भैया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग भैया, बोलो बच्चा। सर ये जो मैं एडमिशन लिया हूँ सर जनवरी में 6 मंथ का जो एक बैच चला था NDA का, ऑफलाइन फिर क्लास होगा तो क्या उसका बैच चलेगा फिर? बिल्कुल चलेगा बेटा, जिस दिन खुलेगा। आपका ये बताइए कितने यूनिट टेस्ट हुआ है, 1 यूनिट हुआ है कि 2 यूनिट? सिर्फ 1 यूनिट टेस्ट हुआ है
और 2 यूनिट का फिर पढ़ाया हुआ और कुछ नहीं। वेरी गुड। तो जितना आपका पढ़ाया गया है बेटा, मतलब 2 यूनिट सिलेबस, क्योंकि टीचिंग प्लान के हिसाब से सिलेबस सब चेक होता है आपका, एक एक चीज क्लास में जाके मौर्य सर चेक करते होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, जहां से एग्जैक्ट छूटा वहीं से आपका स्टार्ट होगा बेटा, और 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। सूरज, बात समझ में आ रही है बच्चा? यस सर। जी, चलो थैंक यू। निखिल का एक प्रश्न है कि जीएटी में सर 63 क्वेश्चन करेक्ट हैं और मैथ में 51, तो 63 का यार कितना बन गया ये? 4 3 12 और 4 6 24, मतलब 252 नंबर के आसपास ये हो जा रहे हैं, और 51 ही है, 2.5 नंबर के हिसाब से ये कितना बन गया सर? 100 हो गया और 25 वो हो गया, तो 212, उधर कितना बन रहा था? 252 प्लस ये 125, तो ये बन गया। ठीक है बेटा, अगर इतना श्योर शॉर्ट है निखिल बच्चा तो कोई डाउट नहीं है, 100% आपका आएगा और आने वाला है 2-3 दिन के अंदर। सबसे पहले आपके सौरभ सर ही आएंगे अनाउंस करने, टेंशन मत लेना, तो हो जाएगा। सर आई शुड गो फॉर द ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर, एट प्रेजेंट आई वांट टू प्रिपेयर। ठीक है, ये अपनी प्रायोरिटी है रोशन, लेकिन मुझे लगता है ना बेटा ये अच्छी बात नहीं है यार। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ग्रेजुएशन बहुत बड़ा तोप नहीं है, और वैसे भी तुम बैठ के जाके ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि अगर करस्पॉन्डेंस चल सकता है बेटा तो रोशन मिस मत करो, मेरा ये सुझाव है। लेकिन आपको लगता है नहीं सर हमें देना है, वो चीज़ करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई जस्ट रिमेंबर वंस की एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न एक बच्चे से पूछा गया कि यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, देन ही आंसर्ड, ये आप लोग भी याद रखिएगा कि नो सर आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ इंडिया, तो दैट्स रियली प्राउड थिंग। तो डोंट कंसिडर दैट कि समथिंग डिफरेंट हैपन फॉर द साउथ इंडियन पीपल। आई थिंक फर्स्ट यू आर इंडियन and second you are South Indian, so whatever competition it come for the whole India, so that will come, don't worry ईश्वर, तो don't worry about it बेटा, उसको लेके आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो चलिए, थैंक यू सर सो मच, इट्स अ लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू, बहुत मज़ा आया, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। बहुत बढ़िया विकास ने लिखा है कि फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछ के की नहीं जाती है। बहुत सही बात आपने कही, एंड थैंक यू सो मच इतना लवली लाइंस कहने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द जज्बा व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड इन यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बेटा आप सबसे मिलके। प्लीज़ अपना ऑनलाइन में फोकस पढ़ाई जारी रखिए, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम वीडियो अपडेट कर रहे हैं, हम सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, हम बीमियो के थ्रू आपके रिकॉर्डेड वीडियो की क्वालिटी अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ हम लगातार लगे हुए हैं बेटा। आप बिल्कुल ये समझना कि ठीक है मैं सामने बहुत आ नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ, बट ये मत समझिएगा, आपका पूरा ख्याल, पूरा ध्यान, हर चीज़ मुझे जानकारी रहती है, और लगातार और बिल्कुल वीडियोज़ देखते रहा करिए, क्योंकि हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।